हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू द 21st लेक्चर फॉर क्लास 10 मैथमेटिक्स नर्चर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलमोस्ट फिनिश अप कर लिया है। थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने पहले ही ख़त्म कर लिया था। जो हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज वगैरह सॉल्व कर रहे हैं वो भी होपफुली आज कोशिश करेंगे कि उसको भी हम फिनिश इट ऑफ करें, है ना। होपफुली अगर नहीं हो पाता है तो हम उसको जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और होपफुली वो एक्सरसाइजेज जो पेंडिंग रहेंगे वो भी फिनिश कर लेंगे होपफुली। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया है लीनियर इक्वेशन के अंदर वो ज़्यादा क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन ही कर रहे थे, और एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस है वो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन ही ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बोर्ड एग्जाम भी ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछता है। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमने किया था जहाँ पे हमें ग्राफ को पहले बनाना था। दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दे रखी थी और उसमें ग्राफ बनाना था, और फिर ग्राफ बनाने के बाद वो कह रहा था कि ये दो लाइन और एक्स एक्सिस जो एक ट्रायंगल बनाती हैं उस ट्रायंगल को शेड करो। तो मैंने वो ट्रायंगल आपको शेड करके दिखाया था कि कैसा लुक लाइक लगेगा उसका, और फिर मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी। कभी कभी वो ये बोल देगा कि दो लीनियर इक्वेशन है और वो वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बना रही है उसका एरिया फाइंड करो, या एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बना रही है उसका एरिया फाइंड करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली पास्ट में आए हुए हैं, तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी कर सको, ठीक है ना, बाद में भी कर सको, सॉरी। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज हमें करनी है ना, उसकी एक्सरसाइज हमें करनी है। तो होपफुली आज हम इसकी एक्सरसाइज को जो हमने लास्ट टाइम जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो लेट अस सी कि हमने लास्ट टाइम कहाँ पे छोड़ा था। तो हमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से हमें स्टार्ट करना था, तो वी विल ट्राई टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो दो नंबर है एक्स और वाई, सपोज करिए, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 26। तो x को बड़ा मान लेते हैं और y को छोटा मान लेते हैं। तो x माइनस वाई कितना आ रहा है 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। जाहिर सी बात है अगर x बड़ा है तो कौन सा नंबर 3 टाइम्स होगा, x बड़ा है तो कौन सा नंबर 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स y ही x के बराबर ही होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन दूसरी बना सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 3y। y को छोटा माना है ना, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जो x है वो y का 3 टाइम्स है, तभी तो x बड़ा आएगा, है ना। कोई नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो उस नंबर से तो बड़ा नंबर बड़ा ही आएगा। जैसे एक नंबर 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये एनालॉजी लगा के एक नंबर क्या है, दो नंबर का डिफरेंस है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है, और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स वाई लिख दिया। अब सब्स्टिट्यूशन कर दो, x की वैल्यू यहाँ पे 3y सब्स्टिट्यूट कर दो तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से 13 आ जाएगी। 2y इज इक्वल्स टू 26 तो y इज इक्वल्स टू 13, तो x की वैल्यू यहाँ से 39 आ जाएगी। तो आपके पास दोनों नंबर आ गए, x इज इक्वल्स टू 39 एंड y इज इक्वल्स टू 13। तो फाइंड देम, यू हैव इजीली फाइंड देम। 39 माइनस 13 कितना होता है 26 होता है, एंड 39 जो है वो 13 का 3 टाइम्स है। ऑब्वियस ही बात है, दिख भी रहा है, तो ये क्रॉस चेक भी हो गया आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल पहले कहते किसे हैं, ये कह रहा है कि दो एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर ये कह रहा है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो हमने मान लिया दो एंगल सप्लीमेंट्री x और y, इनका सम कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हो गया 180 डिग्री। अभी कह रहा था लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉल बाय 18 डिग्री। जो बड़ा एंगल है वो छोटे से कितना बड़ा है, मान लेते हैं x बड़ा है तो छोटे से कितना बड़ा है 18 डिग्री से बड़ा है। यानी छोटे में अगर आप 18 डिग्री ऐड करोगे तो आपको बड़ा एंगल मिल जाएगा। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको फॉर्मुलेट करनी थी, ये हमने कर ली है। वापस से x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 18। तो x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दी y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से 2y, और 180 माइनस 18 कितना होता है, 180 माइनस 18 होता है 162 आई थिंक सो, है ना। 18 माइनस करेंगे ना तो 20 माइनस कर दिए तो कितना होता है 160, इसमें 2 ऐड कर दिए तो 18 माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 81 डिग्री। 2 8 16 एंड 2 1 2। तो यहाँ से एक एंगल तो आ गया आपका 81 डिग्री,
अब ऑब्वियस ही बात है दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 180 से इसको माइनस कर दिए, या y की वैल्यू तो 81 आई गई है तो 81 में 18 ऐड कर दी है तो कितना हो जाएगा आई थिंक 99 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री। तो इस तरह से हमने दोनों सप्लीमेंट्री एंगल निकाली, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री हो रहा है, तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम भी हो रही है सॉल्व इजीली। इसके बाद ये कह रहा था कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो ऑब्वियस बात इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो एक बैट की कॉस्ट आप मान लीजिए x रुपीज़ है, ठीक है, और एक बॉल की कॉस्ट आप मान लीजिए कि y रुपीज़ है। तो 7 बैट एंड 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। और इसी तरह लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, यानी 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1750। बस आपको इसको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सॉल्व करना है। तो एक जगह से वैल्यू उठानी पड़ेगी, दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू उठाते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ठीक है। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। अब ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो काफ़ी हैक्टिक कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करिए। तो 7 0 7 7 5 35 एंड 7 7 49 प्लस 3 52 एंड 7 1 7 एंड 7 प्लस 5 12। तो 12250 आएगा माइनस 35y, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18y, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 8 24 3 3 9 9 प्लस 2 11 11400 ये आ जाएगा। अब माइनस 35y प्लस 18 ये कितना होता है 15 माइनस 8 7 17 आ जाएगा, एंड 2 माइनस 1 17y पॉजिटिव के अंदर ले लेंगे, यानी इसको RHS में ले जाए LHS में ले जाए, एक ही बात है ना, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब ये डिफरेंस ले लें तो ये हो जाएगा 1 0 फिर 5 फिर 12 माइनस 4 ये 8 आ जाएगा, फिर ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 ये भी 0 आ जाएगा। तो आई थिंक 850 आ जाएगा, है ना। इसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप चाहें तो मिटा सकते हैं। 850 तो कंफर्म आंसर इसका बनेगा, ठीक है। अब 17 5 होता है 85, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, यानी एक बॉल की कॉस्ट कितनी आ रही है 50 रुपीज़ आ रही है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल लीजिए, 1750 माइनस 5 इंटू 5 250 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब 1750 में 250 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1500। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1500 अपॉन 3 डेट इज इक्वल्स टू 500। तो x की वैल्यू 500 आ गई, और यानी बैट की कॉस्ट कितनी रुपीज़ आ रही है ₹500 ईच बैच की, और बॉल की कॉस्ट कितनी आ रही है ₹50। तो ये आपके पास एनालॉजी बन रही है। जिस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी हमने कर लिया इजीली। सारी क्वेश्चंस की जो इक्वेशन है वो इजीली फॉर्म्ड हो रही है, और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व भी इजीली हो रही है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें क्या कह रहा है कि एक टैक्सी है, उसके अंदर 2 चार्जेस हैं। एक तो फिक्स चार्ज है, यानी अगर आप बैठते हो टैक्सी के अंदर बैठते हो तो इतना तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ ट्रैवल करो या ना करो, है ना। सिर्फ बैठने का चार्ज है, यानी आपने टैक्सी हायर करी और सिर्फ 50 मीटर तक ही गए, यानी सिर्फ 2 मिनट थोड़ी सी दूरी के लिए गए, 1 किलोमीटर भी ट्रैवल नहीं किया, तब भी आपको इतना अमाउंट तो एटलीस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि हर किलोमीटर का अलग से चार्ज है। तो 2 चार्जेस हैं, एक तो फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर चार्ज। तो इस तरह के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी x, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द टैक्सी बी x रुपीज़, ठीक है ना। और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज हो रहा है, यानी पर किलोमीटर चार्ज जो है वो अपन y मान लेते हैं, यानी y रुपीज़ y पर किलोमीटर। ये तो x रुपीज़ हो गया, और ये रुपीज़ y पर किलोमीटर। मतलब क्या है कि अगर 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना पैसा लग जाएगा, इसको y रुपीज़ लग जाएगा। 2 किलोमीटर चलेगा तो कितना लग जाएगा 2y लग जाएगा। 3 किलोमीटर चलेगा कोई टैक्सी में तो कितना लग जाएगा 3y लग जाएगा। लेकिन फिक्स चार्ज तो अपनी जगह है। तो अगर टोटल चार्ज की बात करें तो x प्लस जितना वो किलोमीटर चलेगा, मान लीजिए वो 5 किलोमीटर चलता है तो टोटल चार्ज कितना देना पड़ेगा, x तो फिक्स है ही है ना, x तो फिक्स है ही है। अगर टोटल अगर वो मान लो कितना चलता है, वो चलता है आपका 5 किलोमीटर, तो टोटल फिक्स चार्ज तो x तो देना ही देना है, और पर किलोमीटर का y रुपीज़ और 5 किलोमीटर कितना हो जाएगा 5 है, इतना चार्ज इसको देना पड़ेगा 5 किलोमीटर के लिए। ये आपको एनालॉजी समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि
कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेज इज 105 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर में फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, पर किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा। इसने 105 रुपीज़ पे किया, ठीक है ना। ये पहली इक्वेशन बन गई है। दूसरी इक्वेशन में क्या है, दूसरी इक्वेशन में कुछ और डिस्टेंस मूव कर रहा होगा, वो देख लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155, ठीक है। तो चार्ज पेज 155 है, यानी 15 किलोमीटर के लिए कितना पे कर रहा है, 155। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 105 माइनस 10 वाई। तो हमने यहाँ पुट कर दी 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो 15 वाई माइनस 10 वाई तो 5 वाई होता है, 105 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 50। तो वाई की वैल्यू तो आ जाएगी 10, यानी 10 रुपीज़ पर किलोमीटर चल रहा है। बात समझ रहे, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज कितना आ रहा है इसका, ये आ जाएगा 10 × 10 100, 105 माइनस 100 कितना आ रहा है, ₹5। तो x तो फिक्स चार्ज हो गया, यानी ₹5 जो है, ₹5 इसका फिक्स चार्ज आ रहा है एंड ₹10 पर किलोमीटर इसका जो आ रहा है वो पर किलोमीटर का चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका एक और पार्ट है, यानी ये फिक्स चार्ज उसका 5 आ गया है और 10 रुपीज़ पर किलोमीटर इसका पर किलोमीटर का चार्ज आ रहा है। अभी कह रहा है हाउ मच ए पर्सन हैव टू पे फॉर डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा 5 रुपीज़ और 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़ है, 25 किलोमीटर का कितना होगा, 25 × 10, तो ये आ जाएगा 255 रुपीज़। 255 रुपीज़ उसका टैक्सी का किराया होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करिए, पॉज करिए वीडियो को। हमेशा मैंने समझाया है कि क्वेश्चन को जब मैं पुट ऑन करूं तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज हो जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन को आप खुद सोचिए, खुद समझिए, खुद इक्वेशन फॉर्म करिए। समझ में आता है, कर पाते हो, आंसर मैच करिए। नहीं आता है, नहीं समझ में आता है कैसे फॉर्म करना है, तो थोड़ा सा देखिए, फिर पॉज करिए, फिर थोड़ी सी हिंट ले लेते हैं, फिर पॉज करिए, फिर थोड़ी सी हिंट ले लेते हैं, फिर पॉज करिए। इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। सॉल्यूशन देखने के बाद तो दुनिया का सब डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ईजी हो जाता है। अगर आपको सॉल्यूशन देख के करना है तो फिर आपके लिए कोई एज सच हेल्प मेरी तरफ से नहीं हो पाएगी, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल आपकी जो एनालिसिस थिंकिंग है वो बढ़े, वो ग्रो करे, आप खुद सोच सको कि ये क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट करनी है। जब तक आप ये, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें ही क्वेश्चन फॉर्मुलेट करनी है। 10th क्लास के अंदर वर्ड प्रॉब्लम का बहुत बड़ा ज़खीरा है। आप देख सके चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी हमने पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी आ रहा है, कॉर्ड इक्वेशन के अंदर भी आएगा, AP के अंदर भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आएगा। हर जगह वर्ड प्रॉब्लम है, हर जगह। और फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम तो पूरा ही पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम का मतलब यह है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज की फॉर्म में दिया होगा, आपको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है उसको। तो अगर आप वर्ड प्रॉब्लम में, अगर आपकी एनालिसिस पावर इतनी अच्छी नहीं है तो वर्ड प्रॉब्लम आपसे नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को पॉज करा करें पुट ऑन होने के बाद, उसके बाद सोचा करें। फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, तो हिंट ले लें 2 मिनट के लिए, फिर पॉज कर दें, पूरा सोल्यूशन ना देखें। सॉल्यूशन तो आपके रेफरेंस के लिए है। ये वीडियो लेक्चर जो है एज ए एसेट की तरह काम करेगा। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, दिमाग से उतर गया, तो आपने अपने नोट्स को देख लिया जो मैंने पढ़ाया था, वापस से जाके चेक कर लिया, हाँ सर ने ऐसा क्वेश्चन कराया था। लेकिन सॉल्यूशन इसके लिए नहीं है कि आप इसको रट्टा मार लो, क्योंकि रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब मैंने क्वेश्चन पुट ऑन किया 5th क्वेश्चन। अब आपका काम है कि इस क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ें, रीड करें, समझें, एनालाइज करें, फिर आएँ। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन आपने वीडियो पॉज मार दिया होगा। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो फ्रैक्शन तो हमेशा x/y की टर्म्स में लिखा जाता है, तो हमने लिख लिया x/y, ये फ्रैक्शन लिख लिया। लेकिन ये फ्रैक्शन कह रहा है कि 9/11 कब होता है, जब 2 इसके न्यूमरेटर में और 2 इसके डिनोमिनेटर में दोनों जगह ऐड कर दिया जाए। तो दोनों जगह आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिए तो ये 9/11 हो जाएगा। इससे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 11x + 22 = 9y + 18, यही आ जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ से 11x = 9y - 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9y - 4/11। ये इक्वेशन तो पहली बन गई है। दूसरा ये कह रहा है कि इफ़ 3 इज एडिड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 5/6, यानी ये कह रहा है कि अगर दोनों जगह x + y/y + 3 दोनों जगह आप 3 ऐड करोगे तो 5/6 हो जाएगा फ्रैक्शन। तो इससे दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगा 6x + 3, 6x × 18 एंड 5y + 15। सो यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x की वैल्यू कितनी आ रही, 9y - 4/11। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये 5th पार्ट के अंदर हमने इक्वेशन हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। जस्ट होल्ड ऑन।
इसको पहले मिटा देते हैं। यस, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमने दो जो इक्वेशन बनाई थी वो वापस से लिखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी, एक तो पार्ट आ रहा था यहाँ से, हमने देखा था x की वैल्यू आ रही है 9y माइनस 4 इजिकल्स टू 11, तो हमने x की वैल्यू लिख ली 9y माइनस 4 अपॉन 11। और दूसरी इक्वेशन बन रही है जो यहाँ से हमने बनाई थी सेकंड, जो कि जब अपन दोनों फ्रैक्शंस में x और y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 3 ऐड कर देते हैं, तो 6x प्लस 18 इजिकल्स टू 5y प्लस 15। तो 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करके देखिए क्या होता है। तो देखते हैं 6 टाइम्स 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। अगेन हेक्टिक कैलकुलेशन है, करनी ही पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। 6 9 ज़ा 54y और ये हो जाएगा 6 4 ज़ा 24 एंड 11 इंटू 18, तो 11 इंटू 18 कितना होता है, तो आई थिंक 198 हो जाएगा, है ना, 198। 11 इंटू 18 18 होता है कि 18 इंटू 10 तो कितना होता है 188, फिर 18 उसमें और ऐड कर दो तो 198 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 5y प्लस 15 टाइम्स 11, है ना, ये भी टाइम्स 11 रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 54y और इसमें 24 माइनस किया तो 8 माइनस 4, ये हो जाएगा 5 और 9 माइनस 2 7, तो 8 माइनस 4 तो 4 होता है, सॉरी। तो अब यही होता है कि लाइव क्लास में तो आप मुझे इंटरप्ट कर दोगे, लेकिन यहाँ पे कौन मुझे बताएगा, है ना, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो 198 माइनस 24 आई थिंक होता है 174, राइट। तो ये 174 आ जाएगा, 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 2 7, 174। और ये हो जाएगा 55y एंड 11 इंटू 15। यार वैसे तो अगर यवन इसको ना, आई होप सो हमने थोड़ा सा फेयर इनफ नहीं किया है, मैंने कैलकुलेशन तो हो तो जाएगी, यहाँ से भी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको वो कैलकुलेशन सिखाना चाहता हूँ जो सिंपल हो। हमें थोड़ा पहले ही सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था ताकि ये क्वेश्चन हमारे लिए और आसान हो जाए, है ना। तो हम उसको ऐसा करते हैं, पहले ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे नोटिस करिए कि अगर मैं 18 को उधर ले जाता हूँ तो ये अपने आप ही 15 माइनस 18 हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू -3, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा -3। तो हम इसको लिखेंगे 6 9 ज़ा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा 6 9 ज़ा 54y माइनस 6 4 ज़ा 24, 18 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा एंड 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 5 ज़ा 55y माइनस 3 इंटू 11 माइनस 33, ये आ जाएगा, है ना। ये 18 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 5y माइनस 3 हो जाएगा। अब ये 5y माइनस 3 11 से मल्टीप्लाइड होगा क्योंकि 11 का क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। अब 54 माइनस 55y तो -y हो जाता है, -33 प्लस 24, ये आपको निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो कितनी सिंपल हुई कैलकुलेशन। तो 13 माइनस 4 कितना होता है, 13 माइनस 4 9 होता है, तो ये 9 आ जाएगा यहाँ से। और आई थिंक 13 माइनस 4, हाँ 9 ही होता है। और फिर 2 माइनस 2 0 हो रहा है, तो ये 6 और 3 9 हो रहा है, तो -9 आ रहा है, सॉरी। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। इस y की वैल्यू को 9 को यहाँ पे पुट करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 99 माइनस 4 अपॉन 11, 99 माइनस नहीं 9 9 से 81 हो रहा है, तो ये भी मिस्टेक करी है। 9 y की वैल्यू 9 पुट करेंगे ना तो ये 81 आएगा, तो 81 माइनस 4, राइट। सो ये 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो ये कितना हो जाएगा 77 अपॉन 11, डेट इज़ x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो जो फ्रैक्शन बनेगा आपका वो बनेगा 7 अपॉन 9, ये हमने फ्रैक्शन माना था। तो मतलब सिंपल है, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा देखा था, सब्स्टिट्यूशन में इधर उधर पुट करना पड़ता है तो डिफिकल्टी बनती है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सिंपल है। फाइंड द फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7 अपॉन 9। ना जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का। ये कह रहा है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स। तो पहले तो प्रेजेंट एज जैकब और इसके सन की मान लेते हैं। तो एट प्रेजेंट मान लेते हैं कि जैकब की एज जो है वो x है और इसकी सन की एज y है। तो 5 ईयर हैंस यानी 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5,
और उसके सन की एज भी कितनी हो जाएगी y प्लस 5। तो 5 साल बाद ये कह रहा है कि जो जैकब है और उसकी जो सन के एज का रिलेशन है, यानी जैकब विल बी, तो एज ऑफ जैकब इज x प्लस 5 है, विल बी का मतलब इक्वल्स टू 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, तो 3 टाइम्स जो 5 साल बाद उसकी सन की एज होगी वो। तो यहाँ से क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15 माइनस 5 तो प्लस 10, यही आ जाएगा 3 5 15 और 5 इधर आएगा RHS में, तो 15 माइनस 5 10, तो x वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस 10। अब ये कह रहा है 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जैकब की एज -5 यानी x -5 रही होगी और सन की एज y -5 रही होगी। तो जैकब वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो जैकब 5 साल पहले कितना था, x -5 वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो सन की एज y -5 है। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट कर दी 3y प्लस 10, तो ये जाएगा 3y प्लस 10 माइनस 5 है ना, और ये हो जाएगा 7y माइनस 35, तो 3y माइनस 7y तो माइनस 4y आ जाएगा, और माइनस 35 और ये 10 माइनस 5 5 होता है, और 5 उधर जाएगा तो ये माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 40 बनेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 10 30 30 प्लस 10 40, तो इनकी प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स यानी जैकब की, और उसके बेटे की एज है 10 ईयर्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा होपफुली, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा होपफुली। हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है, एज वाला रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके पहले एज रिलेटेड क्वेश्चन में मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर जो एज रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं और 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन के लिए एनालॉजी क्या बनती है वो सब मैं सिखा चुका हूँ आपको। अगर आप भूल चुके हो तो लास्ट लेक्चर के जो नोट्स आपने बनाए हैं उसमें जाके एक बार रिवाइज करो, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें लिखवाई थी। और रिमेंबर वन थिंग कि जो कुछ भी मैं लिखवा रहा हूँ थ्योरी के नाम पे, क्वेश्चंस के नाम पे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के नाम पे, वो सारा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह सकते मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही मैं लिमिटेड कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। यानी मैं ये आप ये मान सकते हो कि मैं आपको एडवांस वर्जन नहीं पढ़ा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन का, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि सर ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पढ़ा ही बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से रहा हूँ। एक भी चीज़ मैं मिस आउट नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये कह सको बाद में सर ये तो मुझे नहीं लगता कि रेलेवेंट है, नहीं सब कुछ रेलेवेंट है। हाँ, जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो मैं, कुछ स्टूडेंट अगर मुझसे डिमांड करते हैं तो जूम सेशन में पढ़ा दूंगा, अदरवाइज पर्सनली मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो हम वहाँ पे उस दौरान कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पे ले लेंगे। जो कुछ स्टूडेंट को चाहिए कि हाँ, कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें और भी अलग से एक्स्ट्रा पढ़ाया जाए, राइट, तो उनके लिए वहाँ पे हम मटेरियल को रख लेंगे। तो ये चीज़ें आप अपने प्लीज़ अपने दिमाग में रखिए कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कंटेंट ही मोर देन मतलब सफिशेंट है ना। ऐसा नहीं है कि कम है और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा है, ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते आप। कम ज़रूर कह सकते हो कि हाँ भी सर ने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पढ़ाई हैं, तो वो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं थोड़े टाइम में या तो जूम पे पढ़ाऊँगा या फिर जब क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसको पढ़ा देंगे। अभी तो हम सिर्फ बेसिक चीज़ें देख रहे हैं कि आप कम से कम बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे सच तैयार तो हो सको होपफुली। और एनसीईआरटी तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, एनसीईआरटी तो पूरा मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व। चलो यहाँ पर हम आ गए एक्सरसाइज 3.4 के अंदर। तो एक्सरसाइज 3.4 को करने से पहले अभी एक्सरसाइज 3.3 हमने ख़त्म किया था जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड थी। अब 3.4 पर आ जाते हैं, उसके बाद 3.5 है। तो लगभग ये चैप्टर अब फिनिशिंग स्टेज में अपना पहुँच चुका है। देखना पड़ेगा कि एक्सरसाइज 3.4 के में क्वेश्चंस कितने हैं, तो उसी हिसाब से हम अपनी एनोलॉजी बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ नज़र आए। ओके, अब 3.4 है, ये कह रहा है कि सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन दोनों से करना है। सब्स्टिट्यूशन मैंने लास्ट एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो ये क्वेश्चन मैं एलिमिनेशन से करूँगा, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी करके चेक कर लेना, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई एंड 2x माइनस 3y। तो अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, y का कोएफिशिएंट को बराबर करना है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से। तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, और ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/5, ठीक है। और इसी तरह अगर मुझे x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है तो मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि x एलिमिनेट हो जाए। तो अगेन ये 5 आ जाएगा और 10 माइनस 4 आ जाएगा 6। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। तो 19/5 एंड 6/5 ईजी कैलकुलेशन है।
मतलब कई बार कर चुके हैं तो उसमें ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें 3x और 4y है, तो यहाँ पे 2x माइनस 2y है, तो y को सेम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे 4 है कोफिशिएंट y का, यहाँ पे 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, 2 से कर दें, तो ये सिंपल बन जाएगी। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। दोनों को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 14। तो ये 7x इज इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगी 2। अब चाहे तो एलिमिनेशन से निकाल ले, चाहे सब्स्टिट्यूशन से निकाल ले, तो x वैल्यू 2 यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में आप पुट करिए। तो ये सपोज करो यहाँ पे पुट किया, तो ये 2 2 4 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। आई थिंक सो आई एम वेरी मच क्लियर इन एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके हैं। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि एलिमिनेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y को बराबर करना होता है, और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई कोफिशिएंट आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अब देखिए 3x माइनस 5y है, और ये है आपके पास 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन है। तो एक जगह तो y का कोफिशिएंट 5 है, एक जगह 2 है, तो दोनों के इसके रेसिप्रोकल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इसका 5 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। अगर मुझे y के कोफिशिएंट को सेम करना है, बात समझ रहे हैं, अगर मुझे y के कोफिशिएंट को सेम करना है तो मुझे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों के 5 और 2 के एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। तो मुझे y का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 10 करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे भी 10 करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब y का कोफिशिएंट सेम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट पहले एलिमिनेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट तो 9 है और यहाँ पे 3 है, तो ये पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ सिर्फ, तो अपने आप ही 9 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12, यही आ जाएगा ना 3 से मल्टीप्लाई करने पे। और ये क्वेश्चन तो लिखी हुई है यहाँ पे 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, तो दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल, माइनस 15y प्लस 2, तो डेट इज़ माइनस 13y, और ये 12 माइनस 7 तो 5, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 5/30। ये वैल्यू आप कहीं भी रखेंगे तो ये एलिमिनेशन से आपकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मैं ये कह रहा था कि इस इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट को 10 करना है, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो ये जाएगा 2 3 जा 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 8, और इसको 5 से करेंगे तो 5 9 जा 45x एंड 5 2 जा 10y एंड 5 7 जा 35। तो यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इक्वेशन को, तो आपको y एलिमिनेट हो जाएगा। तो 45 और 6 तो माइनस 39 आ जाएगा, ये है ना, 15 माइनस 6 9 माइनस 39x आ जाएगा। और ये माइनस 35 प्लस 8, तो माइनस 35 प्लस 8 तो आई थिंक माइनस 27 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 9 जा एंड 3 13 जा, तो माइनस 9/13। तो इस तरह से x और y दोनों ही मैंने एलिमिनेशन से आपको सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। अगेन वीडियो को पॉज करिए और आराम से इसको एक एक स्टेप को मिलेगा चेकआउट करिए। मैं क्वेश्चन की जगह सॉल्व करता हूँ ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे। अब आप देखिए बीच में से वीडियो देखेंगे ना फॉरवर्ड करके 30 मिनट्स में 20 मिनट्स में, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हौच पौच लगेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे जब पहुँचा हूँ तो मैंने काफ़ी कुछ बीच में लिखी हुई है, वो मिस आउट हो जाएगी आपकी। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि x/2 एंड 2y/, इसको पहले अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जब बाद जगह नहीं बची तो अपने को पहले नेक्स्ट पेज उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x/2 एंड 2y/3, तो ये है x/2, लिख लेते हैं इसको, x/2 प्लस 2y/3, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना -1, और ये आ रहा है x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3, x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3, x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। आई थिंक यही है। तो एक बार फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, अदरवाइज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है यही है। अब सिंप्लीफाई कर लो पहले इक्वेशन को, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 6 एलसीएम आएगा इसका, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, और ये इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। अब दिख रहा है कि दोनों जगह 3 का x का कोएफिशिएंट बराबर है, तो इसी को हम सब एलिमिनेट करेंगे। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 और 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन को,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4x 4y प्लस वाई 5y आ जाएगा, -6 -9 -15 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। इसी तरह आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एलिमिनेशन से। यहाँ पे y का कोविशेंट 4 है, यहाँ पे y का कोविशेंट 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12x - 4y इज इक्वल्स टू 4 9 36, और इसके नीचे ये इक्वेशन लिख लेते हैं 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो एलिमिनेट हो जाएगा। ये ऐड कर देंगे तो 12x + 3x कितना हो जाएगा, 15x - 4 + 4 0, 36 - 6 30। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से x वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एलिमिनेशन से। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, होपफुली, ठीक है ना। तो नहीं आया तो वापस से पॉज करिए, रिवाइंड करिए, पीछे जाकर जाके करिए, तब भी समझ में नहीं आता है तो कॉल करिए, हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसके ये 4 पार्ट थे। देख लेते हैं और पार्ट हैं क्या, अगर नहीं बस 4 ही पार्ट है, तो 4 पार्ट हमने अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब अगेन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसने कंडीशन दी है भी। तो पहले तो अपने को फ्रैक्शन को अज्यूम करना पड़ेगा। फ्रैक्शन को अज्यूम कैसे करेंगे हम, कि x/y मान लेंगे फ्रैक्शन को, ठीक है। अभी कह रहा है कि अगर 1 न्यूमरेटर में ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करें, ये क्वेश्चन कह रहा है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये फ्रैक्शन 1 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x + 1 इज इक्वल्स टू y - 1, और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा x - y इज इक्वल्स टू -2। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरा ये कह रहा है कि फ्रैक्शन में अब क्या करते हैं, अभी कह रहा है कि फ्रैक्शन के अंदर अगर आप 1 इफ़ वी इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर अपन 1 ऐड करते हैं, यानी न्यूमरेटर को नहीं छेड़ते हैं, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, तो ये फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, वो क्या बनेगी, वो बनेगी 2x इज इक्वल्स टू y + 1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x - y इज इक्वल्स टू 1। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों का एलिमिनेशन सॉल्व कर लिए तो ये हो जाएगा 2x - y इज इक्वल्स टू 1, और एक है x - y इज इक्वल्स टू -2। तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी ये एलिमिनेट होगा। तो ये एलिमिनेट हो गया, 2x - x एंड 2 + 1 3, तो x की वैल्यू तो 3 आ गई है। अब अगर मुझे y की वैल्यू नहीं चाहिए तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे तो x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा, 2x - 2y इज इक्वल्स टू -4, और यहाँ पे दे रखा है 2x - y इज इक्वल्स टू 1। तो दोनों को फिर क्या करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -y, और यहाँ पे आ जाएगा -5, यही आ जाएगा -4 -1 -5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है आपका, फ्रैक्शन यहाँ पे बन रहा है आपका 3/5, है ना। अब आप करके देखिए, 3 में एक ऐड कर दीजिए और 5 में एक सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 4/4 बन जाएगा। तो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है 1, और 5 में एक ऐड कर दिए तो ये बन जाएगा 3/6। तो ये वेरीफाई हो रहा है कि फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा हाफ के अंदर। तो ये आंसर है फ्रैक्शन 3/5। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है, यहाँ से आपका बन रहा है 3/5। तो ये क्वेश्चन हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से किया है। नाउ ये क्वेश्चन कह रहा है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी है और सोनू है, दो इसमें पर्सन है, तो अपन नूरी और सोनू की टेबल बना लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन में हम नूरी और सोनू की टेबल बनाएंगे। तो जस्ट होल्ड ऑन, इसको मैं मिटा दूं पहले। ये गायब क्यों नहीं होता यार, एक्चुअली कभी कभी पेन लैग करने लगता है, जिससे हम मिटाते हैं वो पेन लैग कर जाता है। ठीक है, अभी कह रहा है कि सोनू और नूरी 2 पर्सन है यहाँ पे, तो हम सोनू और नूरी की टेबल बना लेते हैं 5th क्वेश्चन के लिए। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। एक है सोनू और एक है नूरी, तो इनकी प्रेजेंट एज मान लेते हैं 0 पे, x है और y है। 5 years अगो की बात कर रहा है, 5 years अगो, तो 5 साल पहले सोनू की एज x-5 हो जाएगी, नूरी की एज y-5 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 5 साल पहले इनकी एज का रिलेशन क्या है। तो 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है, नूरी y-5 जो है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो x-5 आ जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगी, 3x - y एंड 15 उधर जाएगा, तो 15 - 5 = 20। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यही क्वेश्चन बनेगी, 3x - y
इज इक्वल्स टू 15 माइनस 5 डेट इज़ 10, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, तो ये एक मिस्टेक करी हमने, इसको हम 10 कर लेते हैं। 15 माइनस 5 तो 10 होता है ना, यस, तो ये 15 माइनस 5 10 आ जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट ये कह रहा है, दूसरे पार्ट की क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारे पास ये कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो हो जाएगी डबल हो जाएगी सोनू से। तो 10 साल बाद की एज निकाल लेते हैं पहले तो, है ना, और नूरी डबल हो जाएगी। तो 10 साल बाद नूरी की सोनू की एज x प्लस 10 हो जाएगी और नूरी की एज भी y प्लस 10 हो जाएगी। तो 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 2 टाइम्स x प्लस 10 आ जाएगा। तो यहाँ से दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी 2x माइनस वाई, और ये 20 हो जाएगा तो ये माइनस 10 आ जाएगा उधर। 2x माइनस 5 माइनस 20 प्लस 10, तो माइनस 10 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। y के कोएफिशिएंट तो दोनों जगह बराबर है, तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 10 है, एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 है। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा y के कोएफिशिएंट। 2x माइनस 3x तो माइनस x आ जाएगा, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 20 आ जाएगी, ठीक है ना। और y को एलिमिनेट करना है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है। तो इसका y को एलिमिनेट x को एलिमिनेट करना है, y निकालना है, तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 दोनों का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। तो इसको 6 करना पड़ेगा 3 को, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस 2 को 6 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी 3 इंटू 2 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20, और ये क्वेश्चन बन जाएगी 3 2 जा 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 30। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बनेगा 3y माइनस 2y y एंड 30 प्लस 20 50। तो नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, 50 ईयर्स, ठीक है। और आपकी सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, तो नूरी की तो 50 ईयर्स है, सोनू की 20 ईयर्स है। तो लिख लीजिए, सोनू की 20 ईयर्स है, नूरी की 50 ईयर्स है। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया है, सेकंड पार्ट। तो हाउ ओल्ड वाज नूरी, नूरी इज 50 ईयर्स ओल्ड, एंड हाउ इज ओल्ड सोनू, सोनू इज 20 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आगे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब ये सिंपल है, यानी एक क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर जो है x और y इस तरह से लिखा जाता है ना। और सिंपल किया जाए तो इसको लिखा जाता है 10th डिजिट को अपन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर देते हैं, यही है। तो ये कह रहा है कि इस 2 डिजिट नंबर के अंदर 2 डिजिट हैं, है ना। अगेन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जब मैं कोई क्वेश्चन पुट ऑन करूँ तो पॉज करिए, पॉज करने के बाद क्वेश्चन को रीड आउट करिए, रीड आउट करने के बाद क्वेश्चन को समझिए, क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, पिछली थ्योरी को मैंने पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है उससे रिलेट करिए। 2 डिजिट नंबर के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 डिजिट नंबर के अंदर 2 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें यूनिट डिजिट ऐड करेंगे तो आपको 2 डिजिट नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर एक्स वाई लिखा हुआ है तो 10x प्लस वाई, 24 लिखा हुआ है तो 10 टाइम्स 2 प्लस 4, इस तरह से 2 डिजिट नंबर लिखा जाता है। अभी कह रहा है कि इस 2 डिजिट नंबर के जो 2 डिजिट हैं इसका सम 9 है, तो यानी x प्लस वाई तो इस दे रखा है 9। ऑल्सो द 9 टाइम दिस नंबर, तो 9 टाइम दिस नंबर को ऐसे नहीं लिखेंगे 9xy, कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई, है ना। तो ये 2 डिजिट नंबर है, तो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस, इसका मतलब इक्वल्स और ट्वाइस ब्रैकेट में आ जाएगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो रिवर्स कर देंगे तो ये yx हो जाएगा। yx को कैसे फॉर्म में लिखेंगे, 10th डिजिट को आपने यानी y को 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें यूनिट डिजिट ऐड कर दिया, तो ये ट्वाइस है नंबर जो रिवर्सिंग द ऑर्डर से ऑब्टेन हो, तो ट्वाइस ऑफ 10y प्लस x, तो ये बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। तो यहाँ से ये बनेगा हमारे पास 90x माइनस 2x कितना होता है 88x, और ये बनेगा 11y। तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 8x माइनस वाई 11 से कैंसिल हो रहा है ना, 11 8 जाए, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 ऐड कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ रही है, दोनों का सम 9 है, तो y की वैल्यू ऑब्वियस ही बात है क्या आ जाएगी 8। तो 2 डिजिट नंबर कौन सा बन रहा है, तो एक्स वाई मानना था, यानी 10th डिजिट को आप यानी x को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें यूनिट डिजिट ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो नंबर 18 है, इन दोनों का सम डिजिट ऑफ द सम का कितना है 9 है,
तो 8 + 1 9 हो रहा है। अब 9 × 18 = 2 × 81 होता है, करके देख लेना आप। 9 × 18 = 2 × 81 होता है। ये क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट भी कर लिया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ठीक है, मीना बैंक में गई 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए। अगेन पुट ऑन में क्वेश्चन किया है, तो आप क्या करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को, क्वेश्चन को खुद पहले समझेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करेंगे। समझने के बाद क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करने के पहले खुद सॉल्व करेंगे, नहीं होता है फिर मेरे सॉल्यूशन पे आएंगे। तो आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, खुद एक बार ट्राई करिए। एनीवेज मेरे को तो आगे बढ़ना है, मैं आपको साथ पॉज नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, मैं कंटिन्यूस पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। यानी मीना ने बोला कि कैशियर को कि या तो मुझे 50 की नोट देना या 100 की नोट देना, लेकिन टोटल मनी मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे 2000 मिलना चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। हाउ मनी नोट्स ही 50 एंड 100 शी रिसीव। तो अपन मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ की जो नोट है वो x होगी और 100 रुपीज़ की नोट वो y होगी। तो टोटल नोट्स को कितनी मिली है 25, तो यानी x + y कितना आ जाएगा 25। ये चीज़ समझ में आ रही है। और टोटल मनी को कितना विड्रॉ करना है 2000। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनालॉजी बनाते हैं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि मीना ने जो बैंक गई है उसने 2000 रुपये विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ करने के लिए उसने तो सिर्फ 50 और 100 रुपीज़ की नोट्स ही मांगी है। यानी उसने कहा है कि या तो मुझे सिर्फ 50 की नोट दो, तो लेट 50 रुपीज़ नोट शी रिसीव इज़ x एंड 100 रुपीज़ नोट शी रिसीव इज़ y। टोटल नोट इसको मिली है, बैंक कैशियर ने दिया x + y 25 नोट्स इसको दिया। ये तो इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गई। अब मुझे बताओ कि अगर एक 50 की नोट उसको मिलती है तो उसके पास टोटल मनी कितना आता है। अगर एक 50 की नोट उसके पास आई है, एक 150 रुपीज़ नोट, तो उसके बाद टोटल मनी कितना आता है 50 रुपीज़ आता है। अगर एक 50 की नोट मिलती है तो उसके बाद टोटल मनी 50 रुपीज़ आता है। दो 50 की नोट मिलती है, अगर आपको मैं दो 50 रुपीज़ की नोट दूँ तो टोटल मनी कितना हो जाएगा, टोटल मनी आपके पास कितना आएगा, कितने पैसे होंगे आपके पास, तो 2 × 50 100 रुपीज़ होंगे। 350 रुपीज़ की नोट दूँ तो आपका कितने रुपीज़ होंगे, 3 × 50 150 रुपीज़ नोट होंगे। 450 रुपीज़ की नोट दूँ तो आपका टोटल मनी कितना होगा, 4 × 50 200 रुपीज़ होंगे। अगर मैं आपको x 50 रुपीज़ की नोट दूँ तो आपका मनी कितना होगा 50 × x 50x रुपीज़ होगा। सेम गोज़ विद एनालॉजी आपके पास, अगर मैं आपको एक 100 रुपीज़ की नोट दूँ तो आपका टोटल मनी 100 रुपीज़ होगा। 2 100 रुपीज़ की नोट दूँ तो आपके पास टोटल मनी 200 होगा। 300 रुपीज़ की नोट दूँ तो आपके पास टोटल मनी 300 होगा। y 100 रुपीज़ की नोट दूँ तो आपके पास टोटल मनी 100 × y 100y होगा। बात समझ रहे हैं। तो इसको x तो 50 रुपीज़ की नोट्स मिली है और y 100 रुपीज़ की नोट मिली, तो टोटल मनी कितना हो जाएगा। अगर आप टोटल मनी की बात करें तो टोटल मनी इसके पास हो जाएगा 50x, तो 50x तो 50 रुपीज़ की नोट से आ जाएगा और 100y इसको 100 रुपीज़ की नोट से आ जाएगा। तो टोटल मनी कितना आना चाहिए 2000 इसको मिलना चाहिए बैंक से, यार है। अब यहाँ पे आप 50 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा x 50 2 एंड 50 4 40, तो ये आ जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई x + 2y = 40, एक इक्वेशन बनी x + y = 25। दोनों को अगर अपन एलिमिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y - 5 बचेगा, 40 - 25 15। तो 15 नोट्स तो उसको 100 रुपीज़ की मिली है और जाहिर सी बात है अगर x + y 25 है तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 10 नोट्स इसको 50 रुपीज़ की मिली है। तो टोटल 50 यानी टोटल 500 रुपीज़ यहाँ से आएगा और टोटल 1500 रुपीज़ यहाँ से आएगा। तो 500 + 1500 500 + 1500 2000 हो रहा है। क्रॉस चेक भी हो गया आंसर, है ना भाई। x नोट यानी 50 रुपये के नोट उसके पास 10 है तो टोटल मनी कितना हो गया 500 रुपये, और 15 नोट उसके पास 100 रुपये की है तो टोटल मनी कितना हो गया। अगर मैंने आपको 15 नोट 100 रुपये के दिए तो कितना मनी आ गया 1500 रुपये, दोनों को ऐड करिए 2000 रुपये आ रहा है। तो इजीली सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन इजीली बन रही है और आराम से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आएगा। तो हाउ मेनी 50 रुपीज़ नोट शी रिसीव, 50 रुपीज़ इसके बाद 10 है और 15 इसके पास 100 रुपये की नोट्स है। तो दिस हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। A library has a fixed charge for the first 30 days, an additional charge of ठीक है। देखो एक क्वेश्चन पढ़िए आप आराम से। इसको कह रहा है कि एक लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो आप बुक रखें, बुक लेने के लिए जाएंगे तो लाइब्रेरी ये कहता है कि अगर आप 3 दिन के अंदर बुक लौटा देते हैं तो ठीक है, आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एक फ़िक्स चार्ज है। तो उस फिक्स चार्ज को अपन मान लेते हैं x, ठीक है ना। उस फिक्स चार्ज को अपन मान लेते हैं x। तो ये फिक्स चार्ज हमने मान लिया x है, यानी
एक्स रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे अप टिल 3 डेज। जैसे ही आप 3 दिन गुजरते हैं तो हर दिन का अलग से चार्ज लगेगा। तो पर डे चार्ज अपन मान लेते हैं वाई रुपीज़ है, जैसे कि वो टैक्सी वाला क्वेश्चन था ना, आज ही किया हमने। तो यानी पर डे का चार्ज कितना, वाई रुपीज़। अब जैसे मान लो 4 दिन के लिए इसने लाइब्रेरी बुक रखी, तो 3 दिन का तो एक्स रुपीज़ लगेगा, और एक दिन जो एक्स्ट्रा रखा आपने वो कितना लग रहा है, वाई रुपीज़। मान ली 6 दिन के लिए रखते हैं तो एक्स तो 3 दिन के लिए हो गया, और 6 दिन में 3 दिन हटाए तो कितने बचे, 3 दिन। तो एक दिन का चार्ज तो वाई रुपीज़ में लग रहा है, तो 3 दिन का कितना लगेगा, 3 वाई, तो एक्स प्लस 3 वाई आ जाएगा आंसर। अभी कह रहा है कि सरिता है उसने 27 रुपीज़ लिया है 7 डेज़ के लिए। तो 7 डेज़ को आप ब्रेक करो तो इसमें 3 डेज़ तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और 4 डेज़ आपको पर डे का चार्ज देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज उसने एक्स रुपीज़ दे दिया, एक दिन का वाई रुपीज़ लग रहा है, तो 4 डे का कितना लगेगा, 4 वाई लगेगा, तो एक्स प्लस 4 वाई 27 आ जाएगा। वाई सुसी जो है उसने 21 रुपीज़ पे किया 5 डेज़ के लिए। तो 5 डेज़ को आप ब्रेक करोगे फिक्स्ड और पर डे के अंदर, तो 3 + 2 आएगा। तो 3 डेज़ का तो उसने अगेन एक्स दिया है, और 2 डेज़ का तो वाई रुपीज़ पर डे लग रहा है, तो 2 डेज से कितना लगेगा, 2 वाई लगेगा। तो यहाँ से एक्स प्लस 2 वाई कितना आ गया, 21 डेज। अब इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर दिए, क्वेश्चन बन जाएगी, एलिमिनेट हो गया ना ये। तो एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 0, 4 - 2 2 वाई, एंड 27 - 21 ये 6 आ रहा है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी 3 रुपीज़ पर डे। 3 रुपीज़ पर डे तो इसका जो है पर डे का चार्ज है, और जो फिक्स चार्ज है किसी भी जगह आप वाई की वैल्यू पुट कर दिए, 2 3 6, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 21 - 6 15, तो ₹15 इसका फिक्स चार्ज है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ₹15 जो फिक्स चार्ज है, एंड ₹3 पर डे का चार्ज है। तो आप निकाल सकते हैं इससे, 15 3 4 12, 15 + 12 27 आ रहा है। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल टैक्सी वाले एग्जाम्पल की तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो एक्सरसाइज 3.5 आ रही है, तो बस यही हमारी एक एक्सरसाइज बचती है, तो नहीं 3.5 एंड 3.6, तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास भी पूरी जाएगी। तो होपफुली अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी 50 मिनट्स होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप 1.5 घंटा ही लेक्चर को स्पेंड करो, क्योंकि जो मेरे 40 से 45 मिनट से जो लेक्चर होते हैं उसमें आप एटलीस्ट आपको डबल टाइम यानी 90 मिनट्स स्पेंड करना चाहिए। वही है कि आपको पॉज लेना है, रिवाइंड करना है, सोचना है, कैसे समझना है, वो सारी चीज़ें इसमें पुट ऑन होती हैं, तब जाके वो लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। तो हम नेक्स्ट के क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 सॉल्व करेंगे। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आपको ये कोशिश ये करिए कि आप एक बार फिर से एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 खुद से ट्राई करके आइए, तो टाइम भी हमारा काफ़ी बचेगा होपफुली। तो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे हैप्पी एंड बी सेफ।